हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान अर्पिता। सो आज हम 2019 का जून का पेपर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था दैट इज़ अंडर नॉन कोऑपरेटिव गेम के अंदर इट इज़, क्या ये ज़रूरी है, इसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस पॉइंट ऑफ व्यू, कि नॉट एसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस पॉइंट ऑफ व्यू। सी ऑप्शन, इसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू डिड्यूस द लाइकली रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, और उसमें से कोई रिस्पॉन्स निकाल लेना, एक दूसरे बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू समझना और उसमें से कुछ रिस्पॉन्स, लाइकली रिस्पॉन्स निकालना। ठीक है। डी इज़ इसेंशियल टू अंडरस्टैंड वंस ओपोनेंट लाइकली रिस्पॉन्स, कि दूसरे बंदे का, ओपोनेंट का जो उसको रिस्पॉन्स को अंडरस्टैंड करना। ठीक है। सो नॉन कोऑपरेटिव के अंदर यूजली जो हमारा नॉन कोऑपरेटिव गेम के अंदर कि दूसरा बंदा एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करता, उसका पॉइंट ऑफ व्यू किया और अपना रिस्पॉन्स देख लिया उसके अकॉर्डिंग। सो दैट इज़ नॉन कोऑपरेटिव गेम। सो सी जो है दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन दे रखा है और इसमें पूछा हुआ कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हैं। सो इसके अंदर इट इज़ अ लॉन्ग पीरियड, क्या ये लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल है। एंड डी ऑप्शन इज हमारा आउटपुट इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होते हैं। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ कि ये जो है ये लॉन्ग रन में होता है और जो आउटपुट इलास्टिसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर वो कांस्टेंट होती है। जैसे हम इलास्टिसिटी निकालते हैं लेबर की या कैपिटल की, वो अल्फा और बीटा आती हैं जो कि दोनों कांस्टेंट्स हैं। और इसकी मेरी एक स्पेशल वीडियो बनी भी हुई है कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, जिसके अंदर मैंने उसके फंक्शंस बहुत अच्छे से समझाए हैं। यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड वॉच इट। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ए डी, मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। सो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच मेथड जो सिलेक्ट कर रहे हैं द स्ट्रैटेजी इज कंसिस्टेंट विद हमारा रिस्क अवॉर्टिंग बिहेवियर। रिस्क अवॉर्टिंग बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? रिस्क अवॉर्टिंग बिहेवियर का मतलब होता है कि एक अगर इंडिविजुअल है, ही इज़ नॉट लाइकली टू टेक रिस्क, उसको रिस्क लेना पसंद नहीं है, दैट इज़ रिस्क अवोर्जन। और रिस्क लवर बोलते हैं जो जिसको रिस्क लेना पसंद है। ठीक है। सो रिस्क अवॉर्टिंग बिहेवियर मतलब वो इंसान जो है, द इंडिविजुअल हु इज़ इन्वेस्टिंग, या जिसको कुछ भी किसी भी स्ट्रैटेजी के अंदर पैसे लगाना है, उसको ये रहता है कि मेरे को कम से कम रिस्क लगे। ठीक है। सो इसमें देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। अगर दो स्ट्रैटेजी उनके सेम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, सिलेक्ट वो वाला जिसका स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है। बी जो है, अगर दो स्ट्रैटेजीज हैं सो उसमें जिनका सेम स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिलेक्ट करो वो वाला जिसमें स्मॉल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। सी, अगर दो स्ट्रैटेजीज हैं उसमें जिनका सेम स्टैंडर्ड डेविएशन है, सिलेक्ट करनी है वो वाली स्ट्रैटेजी जिसका लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज़ कि दो स्ट्रैटेजीज अगर दो स्ट्रैटेजीज हैं हैव डिफरेंट और उनके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अलग अलग हैं, सिलेक्ट वो वाली करो जिसका लार्ज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, रिस्क अवर्जन मतलब कम से कम रिस्क, मतलब जिसकी डेविएशन जो है वो सबसे कम होगी वो करेक्ट है। रिस्क अवर्स जो है मतलब वही हो गया कि जो सबसे कम, जिस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे कम रिस्क है, मतलब जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सबसे कम है, इट इज़ वेरी लेस। दोनों स्ट्रैटेजी, अगर स्ट्रैटेजी 1 है एक स्ट्रैटेजी 2 है, तो जिसमें जोन सी में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कम है उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जिसका स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशन है, ऑल्दो उनके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को स्ट्रैटेजी 1 और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो कि स्ट्रैटेजी 2 का है। ठीक है। वो दोनों अगर बराबर भी हैं बट उनका स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब एक स्ट्रैटेजी में सर्टनिटी है और एक में अनसर्टनिटी ज़्यादा है। अगर दो स्ट्रैटेजी हैं तो एक में अनसर्टनिटी ज़्यादा है, जैसे कि इस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है, अनसर्टनिटी ज़्यादा है, इसमें अनसर्टनिटी कम है, तो उसमें इन्वेस्ट करना, दैट इज़ रिस्क अवर्जन। ठीक है। सो दैट इज़ रिस्क अवॉर्टिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैच द फॉलोइंग है।
मैच द फॉलोइंग में इसमें 2 लिस्ट दे रखे हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2, ठीक है। सो इसमें ये बता रखा है वेरियस कॉम्बिनेशन दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज। जब परचेजिंग या अफोर्डेबिलिटी की बात आती है तो हमेशा हम पहले चैप्टर जो कि हॉल वेरिएंट का है वो बजट लाइन का है, तो ए का जो आंसर है दैट इज़ 3। फिर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज प्रोवाइडिंग इक्वल सेटिस्फैक्शन। दोनों कॉम्बिनेशन की जो कमोडिटीज़ हैं वो इक्वल सेटिस्फैक्शन, ये हम किस में पढ़ते हैं, इंडिफरेंस कर्व में पढ़ते हैं कि अगर हम ये ले लें या हम ये ले लें, वी आर लाइंग ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, दोनों जो है सेम सेटिस्फैक्शन देंगे, सो दैट इज़ हमारा इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा। अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व, जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। सो फर्स्ट हो जाएगा ये। डी जो है दैट इज पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ बजट लाइन ऑन द इंडिफरेंस कर्व। अगर ये बजट लाइन और ये इंडिफरेंस कर्व हैं दोनों, जहाँ पर ये दोनों मीट करेंगे वो ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन होता है। ये कब होता है, जब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम होता है, जितनी उसकी प्रेफरेंस है और जितनी उसकी अफोर्डेबिलिटी है, जब दोनों मीट करते हैं तो वो ऑप्टिमल पॉइंट होता है, वहाँ पे परचेज होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, फर्स्ट ए का थर्ड है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट एंड डी का फोर्थ, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, हमें डायरेक्शन दे रखी है कि हमें गो थ्रू करना है या गो थ्रू करना है वे फॉलोइंग पैराग्राफ एंड डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। सो इसमें बता रखा है मोनोपोली जो है वो चार्ज करता है प्राइस जो कि अबव क्या है, मार्जिनल कॉस्ट से, मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा प्राइस जो है वो चार्ज करता है, ठीक है। एंड नॉट ऑल कंज्यूमर हु वैल्यू द प्रोडक्ट मोर देन, और हर कोई जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं करता, ठीक है। सो दस द क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय मोनोपोलिस्ट जो होती है वो बिलो सोशली एफिशिएंट लेवल। सोशली एफिशिएंट लेवल कब होता है, जब पी जो है वो एमसी के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे एमसी के बराबर होता है। ये कब होता है, परफेक्ट कंपटीशन में होता है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, हमारा सोशली एफिशिएंट लेवल होता है। सो डेड वेट लॉस जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय अ एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि डिमांड कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बीच में होगा, एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व के बीच में, ठीक है। सो जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, मोनोपोली कहाँ पे प्राइस चार्ज करता है, ये अगर डिमांड कर्व है, ये उसका हाफ में जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो हमारा एम आर कर्व है, तो और अगर ये हमारी एम सी है, तो जहाँ एम सी एम आर मीट करता है ऑन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व के ऊपर वो प्राइस और क्वांटिटी जो है वो चार्ज करता है, ठीक है। दिस इज़ दैट, ठीक है। बट सोशली जो एफिशिएंट एलोकेशन है दैट इज़ दिस। अगर इसमें आप क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, कौन सा है, दैट इज़ हमारा 0x1। ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो 0x1 जो है, सॉरी x2 सोशली एफिशिएंट में ज़्यादा होता है, हमारा उसमें कम होता है। सो जहाँ पर दिस इज़ देयर, दिस कर्व इज़ मीटिंग, वहाँ पर ऑन दैट ओनली 0x2 जो है वो सोशली हमारा एफिशिएंट प्रोडक्शन है। सो दिस इज़ द पॉइंट 0 ओ, और ओ यू कैन से OX2 जो है ये सोशली एफिशिएंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेड वेट लॉस बताना है। तो डेड वेट लॉस तो हमें पता चल ही रहा है, दिस इज़ द डेड वेट लॉस। ये जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है BAC, सो ये जो है ये क्या है, हमारा डेड वेट लॉस वाला पार्ट है, सो दैट इज़ देयर। सो इसका आंसर है BAC, डी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट प्राइस विल बी चार्ज अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के अंदर प्राइस कौन सा चार्ज होगा, जहाँ MR और MC मीट करा ऑन द डिमांड कर्व, ये प्राइस चार्ज हो रहा है। सो OE जो है वो प्राइस चार्ज हो रहा है। सो OE क्या है, C है, C जो है, या C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रखा है कि द इन कंसिस्टेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है उसको लेबल किया जाता है एज साइटोस्की पैराडॉक्स। किस में इनकंसिस्टेंसी जो थी वो ठीक करी गई इन
साइटोस्की पैराडॉक्स। हमें पता है परेटो में जो लूप होल्स थे वो किसने करेक्ट करे थे, हमारे कार्लो और हिक्स ने करे थे। कार्लो और हिक्स के किसने करे थे, साइटोस्की ने। तो जो साइटोस्की का पूछा हुआ कि जो इस किस चीज़ में इनकन्सिस्टेंसी थी जो कि साइटोस्की ने करी, कार्लो और हिक्स में। सो कार्लो और हिक्स जो है इसका सही आंसर है डी। ठीक है, सो इसकी मेरी पूरी वेलफेयर इकोनॉमिक्स की वीडियो के अंदर सीरीज़ बनी है जहाँ पे मैंने शुरू से आपको एक एक चीज़ बताई है वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। जहाँ पे हम स्टार्ट हुए विद प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या होती है, कंजम्पशन एफिशिएंसी क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आई हैव टोल्ड यू कि उसका एजवर्थ बॉक्स होता है, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर्व से क्या बनता है, पीपीएफ में जो हमारा एजवर्थ बॉक्स बनता है वहाँ से हम यूपीएफ निकालते हैं, यूटिलिटी प्रोडक्शन फ्रंटियर। एक एक चीज़ आई हैव टोल्ड यू इन द लेक्चर सीरीज ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सो इफ़ यू वांट अ क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी concept you can just go and watch the entire series, you'll get each and everything properly in your mind। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। ये भी हमारा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या डिटर्मिन करता है, इज इट प्राइस एंड क्वांटिटी इन ऑल द मार्केट, क्या ये प्राइस और क्वांटिटी और सारी मार्केट्स के अंदर साइमल्टेनियसली है, या बी ऑप्शन देखते हैं क्या है। बी ऑप्शन इज हमारा प्राइस और क्वांटिटी इन ऑल द मार्केट साइमल्टेनियसली एंड एक्सप्लिसिटली टेक फीडबैक इफेक्ट इनटू अकाउंट। सो ये जो है ये सही है। ये मैंने पहले आपको वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पूरा स्टार्टिंग जो वीडियो है जिसमें मार्शेलियन और वॉलरशियन के बीच में डिफरेंस बताया था, तो उसमें ये भी बताया था कि वॉलरशियन क्या होता है। वॉलरशियन में प्राइस और क्वांटिटी साइमल्टेनियसली सारी मार्केट्स के अंदर डिटर्मिन हो जाती है, टेकिंग इनटू अकाउंट फीडबैक इफेक्ट और स्पिल ओवर इफेक्ट में। सिर्फ यही बता रखा है ना, फीडबैक इफेक्ट को अकाउंट में लेते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट भी साथ में होता है। बट ये चीज़ ट्रू नहीं होती इन द पार्शियल इक्विलिब्रियम जहाँ मार्शेलियन इक्विलिब्रियम होता है, उसमें साइड बाय साइड देखा जाता है, सारी मार्केट्स में इक्विलिब्रियम इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, सो ये डिफरेंस में ही मैंने सारी चीज़ें आपको फर्स्ट वीडियो ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स में ही सब कुछ बताया है। ठीक है, यू कैन गो एंड वॉच इट। इनफैक्ट देयर इज़ अ कोर्स ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स ऑन एन अकेडमी ऑल्सो, वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट। सो वहाँ पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज मेरे चैनल पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। 10th question is the firms are competitive and profit maximizing the demand curve of a labor। वो कहाँ पर डिटर्मिन होता है कि फर्म अगर वो competitive है और उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, तो जो डिमांड कर्व है लेबर का वो कैसे इज़ डिटर्मिन्ड बाय, वो किससे डिटर्मिन होता है, दैट इज़ हमारा इज़ इट, क्या वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वर्कर की, नहीं। क्या वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, हाँ जी, यही इसका करेक्ट आंसर है कि हर एक इंडिविजुअल जो कि प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, अगर एक फर्म प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व है, वो कंपेटिटिव है, उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, तो वर्कर से वो कितना लेती हैं, जितना वो वेज देती हैं उतना मार्जिनल वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जितना उनसे काम लेती है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर हर एक लेबर से उतना वैल्यू बनवाती हैं, उतना ही उनको वेज दिया जाता है कि हर एक एडिशनल के ऊपर वो कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं उसके हिसाब से वेज दिया जाता है। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन फॉर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में मैंने बहुत अच्छे से अपनी सीरीज़ के अंदर अच्छे से कराया। परेटो मार्जिनल कंडीशन फॉर एफिशिएंसी इज़ कॉम्पोजिशन, ये जो थर्ड हमारा क्राइटेरिया होता है, जब प्रोडक्शन एफिशिएंसी हो जाती है, कंजम्पशन एफिशिएंसी हो जाती है, थर्ड क्राइटेरिया जो होता है परेटो में दैट इज़ हमारा प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में क्या होता है ये पूछा गया, तो इन दैट केस वहाँ पे हमारा MRTP MRS A इंडिविजुअल ए और MRS B इंडिविजुअल के बराबर होती है। ठीक है, सो इट इज़ दैट फॉर प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हमारा वाई डू इंडिविजुअल्स एक्ट इन अ रिस्कियर वे आफ्टर बीइंग इंश्योर्ड। वो एक रिस्कियर वे में क्यों एक्ट करते हैं अगर वो इंश्योर्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, क्या ये ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ एडवर्स सिलेक्शन की वजह से होता है, नहीं। क्या ये ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स कॉन्फिडेंस होता है, नहीं। क्या ये ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हजार्ड होता है, हाँ जी, क्योंकि दिस इज आफ्टर पर्सन इज बीइंग इंश्योर्ड तो हो रहा है प्रॉब्लम, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हजार्ड। अगर पहले होता तो एडवर्स सिलेक्शन होता है। सो आफ्टर एन इंडिविजुअल इज
बीइंग इंश्योर्ड, तो इन दैट केस दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हजार्ड. सो सी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके अंदर हमें दे रखा है, सपोज करो दैट अ पर्टिकुलर इकोनॉमी है फॉर सम टाइम पीरियड. इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दे रखी है. इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? 100 के बराबर है. ठीक है. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर 75T. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज 75T. नेट टैक्सेस जो हैं वो फिक्स्ड हैं एट 100. नेट टैक्सेस मतलब टी जो है दैट इज़ 100. कंजम्पशन का फंक्शन दे रखा है जिसमें एक ऑटोनमस कंपोनेंट और एक इंड्यूस्ड. ऑटोनमस मतलब ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर भी ये 25 कंजम्पशन तो होएगी. एंड 0.8 जो इंड्यूस्ड है दैट इज़ डिटर्मिन्ड बाय डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल इनकम को अगर आप खोलते हो तो दैट इज़ वाई में से जब हम टैक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ट्रांसफर्स को प्लस कर देते हैं तो हमें डिस्पोजेबल इनकम मिल जाता है. ठीक है. सो वाई डी इज़ द डिस्पोजेबल इनकम. अब इसमें हमें वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर बताना है. तो वैल्यू ऑफ टैक्स मल्टीप्लायर का मैंने फॉर्मूला मैक्रो इकोनॉमिक्स के लाइव सेशंस में ही कई बार बताया कि क्या फॉर्मूला होता है. -C/1 - C. ठीक है. -C मतलब ये C क्या है? दिस इज़ MPC जो कि इंड्यूस्ड कॉम्पोनेंट, जो कि कितना है? 0.8. 1 में से 0.8 जाएगा तो कितना आएगा? 0.2. सो वॉट यू एग्जैक्टली गेट इज़ 4. ठीक है. सो क्या मिलेगा आपको? -4. ठीक है. सो -4 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकालना है. सो ये तुम्हारा टैक्स मल्टीप्लायर था. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये हमेशा द फॉर्मूला इज़ 1/1 - C. 1/1 - C इज़ 1 - MPC. MPC कितना है? 0.8. 1 में से 0.8 गया तो 0.2 बचा. सो 10/2 इज़ 5. सो 5 जो है वो करेक्ट आंसर है. सो ए इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम? व्हाट इज़ द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम? क्या है इक्विलिब्रियम इनकम? कैसे निकलेगी? हम y इज इक्वल टू क्या करते हैं? C+I+G. C क्या है मेरा? C इज़ दिस 25 + 0.8 YD. तो आप ये लिख दोगे इसकी बजाय. C इज इक्वल टू क्या है? 25 + 0.8 YD प्लस I कितना है? I इज़ 100. ठीक है. तो इसकी बजाय 100 लिख देंगे आप. 100 प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर कितना है? 75. ठीक है. इक्वल टू 75. सो यू कैन राइट इज 75. सो इसकी बजाय आप लिख दें 75. ठीक है. सो अब आपको YD को खोलना है. YD क्या बताया था मैंने? जब हम टैक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं ट्रांसफर्स को प्लस करते हैं. सो व्हाट यू एग्जैक्टली गेट इज दैट. सो 0.8 Y माइनस टैक्स कितना है? टैक्स कितना है? टैक्स इज 100. सो इसमें से आप 100 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ट्रांसफर्स कुछ दे नहीं रखे. प्लस 100 प्लस 75. So what you exactly get is 25 plus 100 plus 75 is 200 plus 0.8 y minus 80 हो जाएगा ये. ठीक है. तो 200 में से 80 गया तो कितना बचेगा? 120 plus 0.8 y. तो y क्या आ जाएगा? y में से 0.8 जाएगा. y is equal to 120. 0.2 y which is equal to 120. y कितना इक्वल हो जाएगा? 120 डिवाइड बाई 0.2 विच इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा. 12 5 इज 60 इंटू 10 विच इज़ 600. सो ये जो है सही आंसर है. अब इसमें 16th क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग जो है वो एग्जाम्पल है पब्लिक गुड का. पब्लिक गुड का करेक्टर कई बार पूछ लिया जाता है. व्हाट इज़ पब्लिक गुड? तो वो नॉन रिवाइवेबल होता है और नॉन एक्सक्लूडेबल. मतलब एक इंडिविजुअल की कंजम्पशन से उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो कम नहीं हो जाती. और नॉन रिवाइवर्स मतलब कि ये जो है दैट कैन बी यूज बाय कि एक बंदे की पर्टिकुलर ओनरशिप नहीं हो जाती. ठीक है.
सो दैट इज़ देयर। तो पब्लिक गुड की ये चीज़ें हमने देखनी है कि अगर एक इंडिविजुअल उसको खा रहा है तो उसकी कंजम्पशन दूसरे के लिए कम नहीं हो जाती, ठीक है। और हम एक इंडिविजुअल को मना नहीं कर सकते कि आप ये नहीं कंज्यूम कर सकते। इट्स अ पब्लिक गुड, एवरीबडी हैज़ अ राइट, कोई भी उसे यूज़ करे, ठीक है। सो रेजिडेंशियल बिल्डिंग, क्या वो एक पब्लिक गुड है? रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो जो वो रहेंगे वही यूज़ करेंगे, कोई बाहर का बंदा नहीं यूज़ कर सकता, तो ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ नेशनल डिफेंस, ये सही है। नेशनल डिफेंस, अगर हमारी आर्मी है, इंडियन आर्मी है, वो नेशनल डिफेंस जो है सबको अवेलेबल है, ठीक है। सो दैट्स अ पब्लिक गुड। रेस्टोरेंट मील, तो पैसे दोगे, जो पैसे देगा वही खा सकता है, कोई भी जाके नहीं खा सकता वहाँ पे। सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्विमिंग पूल ऑफ अ हाउस। स्विमिंग पूल एक घर का, जो उस घर में रहते हैं उनके घर में स्विमिंग पूल है, तो कोई बाहर का आके तो उसे यूज़ नहीं कर सकता। सो दैट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये गलत है। सो इसका सही आंसर इज बी, ठीक है। सो दिस इज पब्लिक डिफेंस जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जो एक्सेस सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी above the non-trade equilibrium price given one nations। तो इसमें एक्सेस सप्लाई बता रखा है एक कमोडिटी का अबव नो ट्रेड इक्विलिब्रियम, उसका नो ट्रेड इक्विलिब्रियम से एक्सेस सप्लाई हो गया, सो ऊपर ज़्यादा सप्लाई हो गया, ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर दी। सो प्राइस गिवन वन नेशन, तो क्या होगा उस टाइम पर इंपोर्ट करेंगे, डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। इंपोर्ट क्यों करेंगे, घर में इतना ज़्यादा है, क्यों करेंगे इंपोर्ट, कहीं से नहीं करेंगे। दैट्स अ रॉन्ग आंसर ऑप्शन। बी जो है उसमें बता रखा है एक्सपोर्ट सप्लाई एंड इंपोर्ट डिमांड करेंगे फॉर दैट गुड, नहीं, गलत है। एक्सपोर्ट सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, एक्सपोर्ट सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट सप्लाई तो ठीक था बट इंपोर्ट डिमांड जो था वो गलत था। सो सी जो है इसमें सही आंसर है। सो सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें अलग अलग हमें वो बता रखा है कि अगर इनकम जो है वो गिरती है, कंजम्पशन जो है वो डिक्लाइन होगी बट प्रोपोर्शनेटली लेस होगी। इनकम में अगर डिक्लाइन ज़्यादा है तो कंजम्पशन में कम रहेगा डिक्लाइन, प्रोपोर्शनेटली लेस देन डिक्रीज इन इनकम। जितना इनकम में डिक्रीज हुआ उतना कंजम्पशन में नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि एकदम से किसी की आदतें बदलती नहीं हैं। जैसे कि अब कोरोना वायरस भी आया है तो जो लोग पहले जितनी इनकम कमा रहे थे उसके हिसाब से कंजम्पशन कर रहे थे, अब उनकी ऑल दो सैलरी कट्स आए हैं बट उनकी कंजम्पशन एकदम से उन चीज़ों की, जिन चीज़ों की उनको आदत थी उन चीज़ों की एकदम नहीं घटती। सो दैट इज़, उस इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, बिकॉज एकदम से वो प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, जो वो जिस चीज़ में जी रहे थे, एकदम से उसे बदल नहीं सकते। सो दैट इज़ रिचर्ड इफेक्ट, उसे हम रिचर्ड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें ए जो है दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें 19th क्वेश्चन इज विच वन इज़ नॉट एन एक्सियम ऑफ इनइक्वालिटी मेजर। कौन सा जो है वो एक्सियम नहीं है इनइक्वालिटी मेजर का। सो इसमें कौन सा नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ स्केल इनवेरियंस, ये तो है, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं हम लोग। सो ये तो है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी जो है नॉट एन एक्सियम, नॉट एन एक्सियम, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। इनइक्वालिटी का मेजर ये तो होता ही है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन इनवेरियंस ये भी होता है। एक्सियम ऑफ डिकम्पोजेबिलिटी ये भी होता है, ये नहीं होता प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, तो पता ही चल रहा है। इनइक्वालिटी मेजर्स की बात कर रहे हैं उसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कैसे आ जाएगा। सो बी जो है दैट्स अ करेक्ट ऑप्शन। 20th क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा फिस्कल डेफिसिट वो इम्प्लाई करता है विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा सही है इसमें से। रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट रिसीड माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो इसमें से सही आंसर कौन सा है। कॉन्सेप्ट जो कि फिस्कल डेफिसिट का है इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा इम्प्लाई करती है। रेवेन्यू एंड इंटरेस्ट रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या बी ऑप्शन देखते हैं। बी ऑप्शन इज हमारा रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू लोन,
जो पैसा आया रेवेन्यू रिसीट और रिकवरी ऑफ लोन जो हुआ एंड अदर रिसीट्स, उसमें से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आता है, दैट्स द करेक्ट फॉर फिस्कल डेफिसिट। ये सही है, मतलब जब हम रिसीट में से एक्सपेंडिचर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिसीट कैन बी रिकवरी ऑफ लोन भी हो सकता है, अदर रिसीट भी हो सकती है, रेवेन्यू रिसीट जैसे रेवेन्यू रिसीट कहीं से भी हो सकता है, इट कैन बी टैक्स, नॉन टैक्स, जो भी आ रहा है। सो दैट इज़ सी जो है, दैट्स अ रॉन्ग आंसर। रिसीट में से हम डिसइम्बर्स्ड कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं, ये गलत है। टोटल रिसीट में से टोटल एक्सपेंडिचर करना, नहीं, ये भी गलत है। सो रेवेन्यू रिसीट में से जब हम रेवेन्यू रिसीट प्लस रिकवरी जो कि लोन की हुई है एंड अदर जो कि रिसीट्स है, उसमें से हम टोटल एक्सपेंडिचर जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, वी गेट फिस्कल डेफिसिट, उससे हमें फिस्कल डेफिसिट मिलता है। ठीक है, अब आई थिंक वी हैव कवर्ड 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। ऐसे ही हम 5 ईयर के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और अगर आपको इन वीडियोस का PDF चाहिए, यू हैव टू go and subscribe to my telegram channel so that you can get these PDFs free of cost। ठीक है, सो आपको वो लेने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट आई जस्ट पुट द लिंक ऑफ दैट टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप वहाँ से जाके इन PDFs को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको इन वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी नॉलेज इन्हांस होती है, बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।